नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 3 और आज है उसका लेक्चर नंबर 9। हमने 8 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं जिसमें से हम उत्पादन भी बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। उत्पादन क्या होता है वो जान चुके हैं, ठीक है। उत्पादन के कारक क्या होते हैं वो जान चुके हैं। इसके अलावा अल्पकाल, दीर्घकाल पढ़ चुके हैं और उसके अलावा इसके जो वक्र हैं वो सारे के सारे वक्र भी पढ़ चुके हैं। हमने लागत भी शुरू कर दिया था, लागत क्या होती है वो भी जान लिया। उसके बाद लागत कितने प्रकारों की होती है वो भी जान लिया और लागतों के वक्रों पे हम लोग चल रहे थे और आज उसी वक्रों में हम आगे पढ़ेंगे अल्पकालीन लागत वक्र की आकृतियां। ये टॉपिक अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो लास्ट में भी था, बिल्कुल लास्ट में था। अब जिस बच्चे ने लास्ट का लेक्चर देखा तो उसको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अभी सीमांत लागत का बाकी है, तो सीमांत लागत वाला आज बनाएंगे। चलो तो शुरू कर देते हैं आज के लेक्चर को। अल्पकालीन लागत वक्र की आकृति। अल्पकालीन लागत वक्र की आकृतियों में हम लोगों ने कल का जो लेक्चर था, जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ है, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा। हम लोगों ने कुल लागत है उसका वक्र देखा, कुल स्थिर लागत का देखा और कुल परिवर्ती लागत का देखा। ये तीनों देख लिए। फिर मैंने कहा था तीनों का एक मिक्सचर जो वक्र है वो आप लोग बना दीजिएगा। बोला हाँ गुरुजी बना देंगे। फिर उस पर हमने उसके बाद बात करी औसत की। औसत लागत, एवरेज कॉस्ट हमने देखा। औसत परिवर्तीय लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने देखा। उसके बाद औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने देखा। ये तीनों मैंने बनवा दी। फिर मैंने कहा कि भाई तीनों का मिक्सर आप बनवा दीजिएगा। बोले ठीक है गुरुजी हम बना देंगे। अब जो आज बाकी रहा है, कुल बात कर लिया, औसत बात कर लिया, अब बाकी आज रह जाता है अपना सीमांत। तो आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे अल्पकाल सीमांत, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व में मार्जिनल वेरिएबल, मार्जिनल फिक्स्ड, मार्जिनल कॉस्ट ऐसे अलग अलग नहीं बनेगा, वो एक ही बनेगा। एक्चुअल में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है, सीमांत लागत होती क्या है कि जो एडिशनल यूनिट्स है उन पर जो आपका खर्चा लगता जा रहा है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। मतलब यहाँ फिक्स तो कुछ है ही नहीं, एक बढ़ने पे वेरिएबल जो चेंज आ रहा है तो वो वेरिएबल की बात हो जाती है। तो यहाँ पे मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही बात है। मतलब हम एक ही जो वक्र है वो एक ही वक्र यहाँ पे बनेगा जिसको मार्जिनल कॉस्ट का वक्र कहेंगे। कुल की और औसत की तरह यहाँ पे नहीं बनेंगे। और इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने आपको कल के लेक्चर में वक्र बनाए हैं, वक्र कैसे बनाए जाते हैं वो बताए हैं। आज हम उसकी पूरी जो थ्योरी है ना वो थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्योरी में आपको क्या लिखना है, कहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग करना है, ये सब कुछ। इसके अलावा एक बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर कुछ पेज 52-53 पे भी कुछ है तो वो भी एक्सप्लेन करेगा, तो अपन वो भी आज के में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो अब सबसे पहले तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है वो कर लेते हैं। अब देखो, अब सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे जो है मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। अब मार्जिनल कॉस्ट जो हमें चाहिए तो मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये है कि मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए होगी, तो टोटल कॉस्ट अगर मुझे चाहिए तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे निर्गत। ये अपना आ गया निर्गत, 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ये निर्गत हो गई। उसके बाद अगर अपन बात करें तो TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 10 10 10 10 और 10 और ये भी 10। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा आता है TVC। तो TVC में क्या था, सबसे पहले 0, फिर 10, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 32 और फिर लास्ट 38। अब इन दोनों के से हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 10 20 38 34, ये 28 34 38 42 और ये लास्ट 48। अब हमें जो निकालनी है वो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। जो हमें चाहिए वो अब निकालेंगे। तो हमारे क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट।
तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए भी मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है भैया, टीसी, यहाँ तो अपना कुछ नहीं होगा, खाली होगी, ठीक है, वो पहली यूनिट है। अब देखो क्या कहा है, टीसी एन माइनस एन माइनस 1, जो नेक्स्ट वाली है उसको ऊपर वाली से माइनस कर दो, तो 20 से माइनस 10 तो 10, 28 में से 20 माइनस 8, 34 में से 28 माइनस 6, 38 में से 34 माइनस 4, 42 में से 38 माइनस फिर 4 और 48 में से 42 माइनस 6, ठीक है। तो क्या है 10, 20 में से 10 माइनस करे 10, 28 में से 20 माइनस करे 8, 34 में से 28 माइनस करे 6, 38 में से 34 माइनस करे 4 और 42 में से 38 माइनस करे 4 और फिर यहाँ पर 48 में से 42 माइनस करेंगे तो अपना 6। ये अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। अब मार्जिनल कॉस्ट आ गई है, इसका मतलब हम वक्र बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और वक्र जब बड़ी आसानी से बन जाएगा, देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि हमें वक्रों के लिए इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से भी वक्र बना सकते हैं, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, जैसा एनसीईआरटी में दर्शा रखा मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसमें एक्चुअल में एनसीईआरटी में क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई मतलब टेबल का इस्तेमाल नहीं करा है, जो तो उन्होंने क्या है सीधा जो शेप है ना उस शेप पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करा है उन्होंने। जैसे कि ये मार्जिनल कॉस्ट का वक्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट का जो वक्र बनेगा वो उल्टा जो यू होता है, यू के आकार में इसका शेप बनता है। तो आप जब ये बनाएंगे तब भी वो इसी शेप में आएगा। तो इधर तो आप लिख दीजिएगा मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत, और यहां पर जो आपका आ जाएगा वो आपका निर्गत या आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपका सीमांत लागत या जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल जो कॉस्ट है उसका वक्र यहां पर बन जाएगा। इस प्रकार का वक्र आपका बनेगा यहां पर। अब आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है वो? क्योंकि ये जो भी वक्र बने हैं अभी तक कल की क्लास में और आज की क्लास में जो वक्र हमने बनाए हैं, इन वक्रों का जो शेप बन रहे हैं वो शेप क्यों बन रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे का कारण जानना बड़ा आवश्यक है। तो वो कारण जो जानने की प्रक्रिया है हम अब जानेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अब आपके क्लियर है। अब देखिए, अब एक चीज और बाकी आज के लेक्चर में रह जाएगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वो जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें कवर करना है वो क्या है वो मैं बता देता हूं। एक तो मुझे टीसी और एमसी, टीसी एंड एमसी के बीच में रिलेशनशिप संबंध दर्शाना है, और एक एसी एंड एमसी के बीच में संबंध दर्शाना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या संबंध है वो दर्शाएंगे, और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या संबंध है वो दर्शाना है। मतलब कुल लागत और सीमांत लागत में संबंध और औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध, ये जो दो संबंध है ये हम लोगों को पढ़ने हैं। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल जो लागत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए और दोनों के संबंध आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जैसे आपने टीयू का एमयू का संबंध पढ़ा था, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का संबंध, वो जितना महत्वपूर्ण था उतना ही महत्वपूर्ण ये है। जैसे आपने कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के संबंध पढ़े थे, उसी प्रकार से यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। परंतु अगर किसी बच्चे ने टीयू एमयू के रिलेशन पढ़े हैं तो उसके लिए टीपी एपी एमपी के रिलेशन डिफिकल्ट नहीं है, और जिसने टीपी एमपी एपी के रिलेशन अच्छे से पढ़े हैं तो उनके लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बड़े ही आसान है, और आसान भाषा में, सरल भाषा में ही आपको समझाऊंगा मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने आज क्या बनाया, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र बनाया, ठीक है। हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन सीमांत। तो अल्पकालीन के लिए एस दर्शाया जाता है शॉर्ट रन सीमांत मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र आज हमने बनाया। तो सबसे पहले जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र बना है, इसी की जो प्रॉपर्टी है, इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो यू आकार का जो शेप बन रहा है वो क्यों बन रहा है। जैसे देखिए, अब आप यहां पे देखिएगा, इस वक्र में मैं आपको दर्शाता हूं, इसमें तीनों दर्शाए गए हैं। ये अल्पकालीन, ये तो है अल्पकालीन सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट का है। फिर ये जो आपको देखने को मिल रहा है, मैं दूसरे से अंडरलाइन कर देता हूं, ये वाला जो आपके है ये है औसत लागत का, एवरेज कॉस्ट का, ओके। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, और ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ये है अल्पकालीन परिवर्ती लागत एबीसी का, ठीक है। इस प्रकार से इसमें है।
तो अब आप देखिए ये वाला जो बना हुआ है ये अल्पकालीन सीमांत लागत है, तो ये यू के शेप में बना हुआ है। इसको थोड़ा सा और ऊपर से ले लेंगे तो इस प्रकार से यू के शेप में से बना हुआ है। आइए अब दृष्टि डालते हैं अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र पे। तो अब हम जो दृष्टि डाल रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र पे पढ़ रहे हैं। सीमांत लागत वह है, अब सबसे पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि सीमांत लागत या जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, सीमांत लागत वह अतिरिक्त लागत है, मतलब एक्स्ट्रा लागत है, एक्स्ट्रा आपका खर्चा है जो एक फर्म निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए अपने ऊपर वहन करती है। मतलब एक वस्तु बढ़ाने से, एक इकाई का एक्स्ट्रा उत्पादन करने से उस इकाई पर क्या खर्चा आता है वो हमारा क्या कहलाता है, सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में कहूं कि भैया मैं 10 चीज बना रहा था, ठीक है, तो मेरा खर्चा 100 रुपये हो रहा था। अब मैंने जब 11वीं चीज बनाई तो मेरा खर्चा कितना हुआ, बोले सर 110 का, मतलब इस 11वीं चीज बनाने के लिए कितने का खर्चा हुआ, 10 रुपए का खर्चा हुआ। तो हर एक यूनिट एक्स्ट्रा उत्पादन करने के लिए मेरी जो उस पर खर्चा होगा वही क्या कहलाएगी, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए। वक्र बनाना, अनुसूची बनाना, ये सब बात की बात है। मैंने पहले भी कहा है और आज वापस कहता हूं कि इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वक्र नहीं बनाए तो जीवन बर्बाद है। परंतु वक्र बनाने से पहले आपको अनुसूची समझ में आनी चाहिए, और अनुसूची कैसे बनाते, जब ये आप समझ जाओ उससे पहले भी जरूरी ये है कि जो जिस चीज का वक्र बनाना है आपको वो समझ में आए। आपको सीमांत लागत क्या होती है समझ में आना चाहिए, आपको औसत परिवर्ती लागत क्या होती है, परिवर्ती स्थिर लागत में क्या फर्क है, औसत उत्पाद, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद क्या होते हैं, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है। ये जितने भी जो वर्ड्स हैं इनके छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए, और इतने बेहतर तरीके से, इतनी गहराई से आपको पता होने चाहिए कि अगर कोई नींदों में भी आपको उठा करके पूछ लेना बेटा ये बताना ये क्या होता है, तो आपको वो आने चाहिए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप, मैं सीधे सी कॉन्सेप्ट कहता हूं कि अगर आप ये जो थ्योरी है, जो सीमांत लागत क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, कुल लागत क्या है, ये अगर इनकी थ्योरी, इनकी परिभाषाओं को बिल्कुल समझ लेंगे, रट्टा नहीं मारना, समझ लेंगे, तो अनुसूची भी खुद ही बन जाएगी, और उसके साथ साथ क्या है, वक्र भी खुद ही बन जाएगी। बस जरूरत किस चीज को है, इसको समझना कि एग्जैक्टली वो क्या है, वो क्या है। जैसे आज ये बिल्कुल एक ऐसा, जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, अगर आप उस व्यक्ति को समझ जाओ कि उस व्यक्ति का व्यवहार क्या है, उसको कब कौन सी चीज पसंद है, कब कौन सी चीज पसंद नहीं है, तो फिर तो एक बात है, जब आप उस व्यक्ति को समझ गए, उसके व्यवहार को समझ गए, तो फिर तो उस व्यक्ति से आप कुछ भी काम करवा सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस वाली कंडीशन पे ये कमजोर रहता है और इस वाली कंडीशन में मजबूत रहता है, इस समय अपना फायदा उठा सकते हैं, इस समय ये काम करवा सकते हैं, ये काम इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, यह नहीं करना है। मतलब आप व्यक्ति को समझ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप ये समझ गए ना, उसका एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो मीनिंग समझ गए, तो फिर आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार आरंभ में एक कारक के सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। देखो, परिवर्ती जो अनुपात का नियम है उसके अनुसार में अगर देखें तो एक कारक के सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। जब शुरुआत में अपन किसी भी चीज को लगाएंगे तो जैसे जैसे अपन एक एक कारक जोड़ते जाएंगे तो उस पर क्या होगा, सीमांत उत्पाद में वृद्धि होगी। क्या कहा है, परिवर्ती अनुपात के नियम, जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाया था मैंने, उस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अनुसार क्या है, आरंभ में, शुरुआत में एक कारक के सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। मतलब क्या होगा, कारक जैसे आएगा सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी बढ़ती जाएगी, तो हर कारक पे हमारे सीमांत उत्पाद वृद्धि होगी। जैसे जैसे प्रयोग में वृद्धि होती जाती है, एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर इसमें गिरावट आने लगती है। तो जैसे जैसे प्रयोग में वृद्धि होती जाएगी, हम उसका ज्यादा प्रयोग करना, जैसे क्या कहना चाहता है, जैसे एक कारक है, जैसे मान लो आज फॉर एग्जांपल मैंने एक मजदूर लेकर के आया, ठीक है, या जैसे मान लो, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल जो है कोचिंग सेंटर का देता हूँ। आज कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में मान लो अभी 5 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चों से मैं 11,000 रुपये फीस ले रहा हूँ, 5,000 आ रही। आज 5,000 आ रही, मैंने एक टीचर को अपॉइंट करा, टीचर मेरे से 4,000 ले रहा है। मतलब अब उस एक टीचर का जो शुरुआत में तो जो उस पर खर्चा है वो कितना है, बहुत ज्यादा है, 4,000 का खर्चा, बच्चे 5 है, कुछ ही नहीं बच रहा, 1,000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, जैसे 15 हो गए, 20 हो गए, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ टीचर को एक पेमेंट ला करके रोक देंगे, फिर उसके बाद उसका पेमेंट नहीं बढ़ाएंगे। तो मतलब क्या है कि जब शुरू में तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज्यादा ही आएगी। क्यों? क्योंकि अब भी आपके पास उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, अभी उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जितना कि आप खर्चा कर रहे हो,
ठीक है। तो ऐसा ही जीवन में भी बहुत सी बार होता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं, जितने प्रयास करते हैं, उतना हमें नहीं मिल पाता है। तो वो क्या है कि आने वाले समय में हमें जरूर मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम शुरू में किसी उद्योग को शुरू करते हैं तो हमें फैक्ट्री में मशीनें भी लगानी पड़ती है, मजदूरों को भी देना पड़ता है। हो सकता है उतना हमें प्रॉफिट ना हो रहा, पर धीरे धीरे वो होगा। तो जब शुरुआत में हम कारक को लगाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा, परंतु एक बिंदु पर पहुंच करके इसमें गिरावट आना शुरू हो जाएगी। और वो एक बिंदु क्या है, जब जितने आपको कारकों की आवश्यकता है वो आपने लगा ली है, बस अब इनका काम क्या है, उत्पाद 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 ही करना है। तो करते रहेंगे, फिर मार्जिनल कॉस्ट पे खर्चा कम होता जाएगा। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक टीचर 5 बच्चों को पढ़ाए तो आप बोलोगे सर नुकसान है। अब एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है तो भैया मालिक को तो फायदा है ना, टीचर वो 5 को भी वही पढ़ा रहा था, 100 को भी वही पढ़ा रहा है। तो मतलब अब क्या हो गया कि जो लागत थी वो धीरे धीरे मार्जिनल जो कॉस्ट है वो कम होती ही जाएगी। इससे अभिप्राय है कि आरंभ में निर्गत की प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन करने के लिए कारक की आवश्यकता न्यूनतम होती जाती है और तदुपरांत एक विशेष बिंदु पर पहुंचने के पश्चात यह अधिकतम हो जाती है। क्या कह रहा है इससे अभिप्राय, इसका मतलब है कि आरंभ में जो निर्गत की प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन करने के लिए कारक की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है। बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनना और एक एक शब्द को समझना। क्या कहता है, देखो एनसीईआरटी की जो बातें हैं ना वो बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी बहुत सी बार क्या है, टीचर्स सीधे कुछ रिफ्रेशर्स उठाते हैं, कुछ किताबें उठाते हैं। मैं स्कूलों में भी देखता हूँ काफ़ी बार क्या होता है, जो टीचर से रिफ्रेश उठाई उस रिफ्रेशर्स में से पढ़ा दिया ये टिक टिक ये वाला कर्व बना लेना, ये वाला कर्व बना लेना। बहुत अच्छी बात। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो रिफ्रेशर्स है वो गलत है, जो दूसरी किताबें चल रही है वो गलत है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा नॉलेज भी दे रखा है, परंतु एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जरूरी और वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहां पे जो चीज समझा रखी ना, हाँ इसका हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो, ठीक है, परंतु अच्छी किताबें और अच्छे व्यक्ति लेट समझ में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एनसीईआरटी को छोड़ दें, एनसीईआरटी में पढ़नी है, बहुत अच्छी किताब है, चाहे लेट समझ में आए पर हम इसको समझेंगे। तो क्या कहता है कि आरंभ में जो निर्गत की प्रत्येक अगली इकाई है, मतलब शुरू में क्या होगा, निर्गत की जो प्रत्येक अगली इकाई, मतलब जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जाएंगे उसकी अगली इकाई पे कारक की जो आवश्यकता है, जरूरत है, वो क्या होती जाती है, न्यूनतम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल शुरुआत में टीचर अपॉइंट करा गया, ठीक है, 4 बच्चे 5 बच्चे। अब भी जो कारक है, कारक कौन है, टीचर है। टीचर की आवश्यकता बहुत कम है, 4 बच्चों को पढ़ा रही है, जितना इन बच्चों से आ रहा है वो तो कुएं ही लेकर के चली जाती है। मतलब अब भी कारक की जो आवश्यकता है, जो काम करने वाला है, उसकी आवश्यकता बहुत कम है, पर रखना तो पड़ता ही ना, ठीक है। अब उसको रखना पड़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है पर उसकी जो आवश्यकता है वो कम है। परंतु एक स्तर पर जब जैसे मान लो क्लास में 4 की जगह 40 बच्चे हो गए, 50 बच्चे हो गए, तो अब जो उसकी आवश्यकता थी कारक की, जो न्यूनतम हो गई है, वो अब क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। अब तो चाहिए ही चाहिए। एक बात बताइए, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है किसी कोचिंग में और 2 बच्चे क्लास में हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों के लिए मीट सेशन में टीचर मालिक के पास जाता है और कहते हैं सर मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं जॉब नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, जाओ। एक बार मालिक को दुख तो होगा, झटका तो लगेगा, पर इतना नहीं, कोई बात नहीं, 4 बच्चे अपन एडजस्ट कर लेंगे। पर कोई 40 बच्चों को, 50 बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर, और वो टीचर उन बच्चों को मतलब बिल्कुल ही छा गया कि नहीं साहब इन्हीं सर से, इन्हीं मैम से पढ़ना है, और वो जाकर के मालिक को बोलते सर मैं तो छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं चल इतना नहीं पोसाता है। और फिर वो मालिक क्या करेगा, अरे बोले नहीं सर मैम जाना नहीं है, रुकिए अब तो, क्योंकि 40-50 बच्चों की बात है। तो अब वो जो कारक की पहले इतनी न्यूनतम आवश्यकता थी, इतनी जरूरत नहीं थी, अब बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उससे प्रोडक्शन बढ़ा है, उससे उत्पाद बढ़ा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई कि इससे अभिप्राय ये कि निर्गत की जब शुरुआती इकाइयां होंगी तो जो कारक है उसकी आवश्यकता न्यूनतम होती है, कम से कम होती है, पर एक विशेष स्थान पर पहुंच करके उसकी जो आवश्यकता है वो अधिकतम हो जाती है। और ये तो आप कारक की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। और मार्जिनल कॉस्ट की बात करूं तो शुरुआत में जो है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी और लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट कम होती जाएगी। परिणाम स्वरूप दिए गए कारक मूल्य के साथ आरंभ में अल्पकालीन सीमांत लागत में गिरावट आती है तथा उसके बाद एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर इसमें वृद्धि होने लगती है। अतः अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार की होती है। तो परिणाम स्वरूप दिए गए कारक मूल्य में, कारक मूल्य का मतलब क्या है कि देखिए मैंने आपको बताया ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के कारक होते हैं। अब उनको मूल्य देना पड़ता है। उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, भूमि, तो भूमि के बदले भूमि वालों को क्या देगा, किराया देगा। श्रम, मेहनत करने वालों को क्या है, मजदूरी, वेतन मिल जाएगा। पूंजी वाले को ब्याज मिल जाएगा। तो ये जो श्रम के जो कारक हैं इनका मूल्य है। तो आरंभ में तो ये क्या होगा कि जो मूल्य होगा उसमें गिरावट होगी, ठीक
ठीक है भाई, जैसे आज मान लो कोई 2-3 बच्चों को टीचर पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, तो उसको क्या कहेगा मालिक, सर मैम प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करिए, बच्चे कम है, जैसे ही बच्चे बढ़ जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, मैं आपका पेमेंट बढ़ा दूंगा। और ऐसे कोई कंपनी शुरू से होती है, देखो यार अभी इतना है नहीं, अभी थोड़े दिन, महीने 2 महीने 3-4 महीने काम करो 5,000 पे, फिर बाद में जैसे ही कंपनी में माल बिकने लग जाता है और बिकने लग जाता है, मैं पेमेंट बढ़ा दूंगा। तो शुरुआत में जो कारक का मूल्य है उसमें गिरावट है, परंतु फिर मान लो कोचिंग चल गई, 50 बच्चे आने लग गए, 100 बच्चे आने लग गए, अब जब बुरे वक्त में मालिक की बात मानी तो अब वो बोलेगा मालिक देखो 2 बच्चों में मैंने आपकी बात मानी थी, अब आज आपके पास बच्चे अच्छे आ रहे हैं तो अब मेरा भी पेमेंट बढ़ाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ले भाई तो 15,000 20,000 रुपये ले, मस्त है। इसी प्रकार से किसी फैक्ट्री में तो शुरुआत में गिरावट रहती है, पर बाद में वो क्या है, धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाता है। तो ये इसी कारण क्या है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का होता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि पहले धीरे धीरे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगी, बढ़ती है, फिर वो गिरती हुई वो ऊपर चढ़ जाती है। ये आपको तस्वीर दिखाई। निर्गत के शून्य स्तर पर अल्पकालीन सीमांत लागत अपरिभाषित होती है। अब जब निर्गत का स्तर शून्य होगा, मतलब जब कुछ भी नहीं बन रहा, जब जीरो है, तो अल्पकालीन सीमांत लागत अपरिभाषित होगी। मतलब ये नहीं बोला कि जीरो होगी, अपरिभाषित होगी, उसको डिफाइन नहीं करा जा सकता कितनी है, क्योंकि जब किसी चीज का निर्गत ही नहीं हो रहा तो फिर कैसे होगा। और अब आप देखिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा, एमसी का फॉर्मूला बताओ, मार्जिनल कॉस्ट का सीमांत लागत का फॉर्मूला बताओ। अब आप बोलोगे सर TCN -1, वेरी गुड, शाबाश। अब एमसी का एक और फॉर्मूला बताओ, एमसी का एक और फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा NQ। ठीक है, डेल्टा TC क्या है, कुल लागत में जो बदलाव आया है, कुल लागत में जो परिवर्तन आया है, उसको किससे भाग दोगे, कुल निर्गत में परिवर्तन। तो जब निर्गत जीरो ही हो रहा है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और जब नीचे जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है इन्फिनिटी, अनंत, कुछ भी नहीं है। तो ये अपरिभाषित है। जीरो के, जब निर्गत आपका जीरो है, जब आउटपुट आपका जीरो है, तो अल्पकालीन जो सीमांत लागत है बच्चों वो अपरिभाषित रहती है, डिफाइन नहीं कर सकते आप उसको, ये बात भी ध्यान रखो। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन पूछ लेगा, एमसीक्यू में पूछ लिया, अल्पकालीन लागत कब जीरो रहती है, निर्गत के जीरो होने पे, निर्गत का स्तर जब जीरो हो, ठीक है, लागत का स्तर जब जीरो हो, कुल लागत का कुछ हो, इस प्रकार से घुमा फिरा करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। निर्गत के एक विशेष स्तर पर कुल परिवर्ती लागत उस स्तर पर सभी सीमांत लागतों का योग होती है। देखिए, निर्गत के एक विशेष स्तर पर, निर्गत का एक विशेष स्तर होगा, वहां पर कुल परिवर्ती लागत, बड़े ध्यान से, कुल परिवर्ती लागत, इसका मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उस स्तर पर सभी सीमांत लागतों का योग होती है। मतलब क्या कहना चाहता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहना चाहता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मैंने अभी शुरुआत में लेक्चर शुरू करते समय क्या कहा कि सीमांत लागत का एक ही वक्र बनेगा, और जो सीमांत लागत है, सीमांत लागत क्या है कि एक उत्पादन इकाई बढ़ाने पर आपका कितना खर्चा बढ़ रहा है, यही है ना, कि एक उत्पादन इकाई बढ़ाने पर आपका कितना खर्चा बढ़ रहा है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है कि आपके उसमें उत्पादन में कितना वेरिएबल में चेंज आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है। तो जो यहां पर बदलाव है, ठीक है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट में जितना भी बदलाव हुआ वो सारा का सारा मिलाकर, मतलब वेरिएबल ही तो हुआ है, परिवर्तन ही तो हुआ है, इक्वल हो गया। तो टीवीसी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमसी। चलो अब हमारा दूसरा देख लेते हैं, औसत परिवर्ती लागत। औसत परिवर्ती लागत में हम कल पढ़ चुके हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्ती लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट में हम इसको कहेंगे एवीसी। अब औसत परिवर्ती लागत वक्र किस प्रकार का दिखता है, औसत परिवर्ती लागत वक्र किस प्रकार का दिखता है, ये भी यू शेप का ही दिख रहा है। निर्गत की प्रथम इकाई के लिए ये जांच करना सरल है कि अल्पकालीन सीमांत लागत और औसत परिवर्ती लागत एक ही है। क्या कहा है, निर्गत की जो प्रथम इकाई है, ठीक है, जो पहली इकाई है, निर्गत की जीरो के बाद जो पहली इकाई होगी, उस पर जांच करना सरल है कि अल्पकालीन सीमांत लागत, क्या कहा है, अल्पकालीन सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट, तथा औसत परिवर्ती लागत एक ही है, मतलब औसत परिवर्ती लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों एक ही है। अब देखो, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहली इकाई पर एक ही क्यों है, पहली इकाई पर दोनों एक ही क्यों है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है कि एक इकाई के उत्पादन करने पे कितना खर्चा आ रहा है,
और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या बताता है कि टोटल जो कॉस्ट है, ठीक है, उसमें आप डिवाइड देकर के एवरेज निकालते हो, तो वेरिएबल कॉस्ट की जो भी होगी उसमें आप डिवाइड देकर के निकालोगे, मतलब आपकी हर एक पर कितना खर्चा आ रहा है, एवरेज बताता ही ये है बच्चों। आज मैं कहूं कि 10 बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते हैं और किसी के 8, किसी के 5, किसी के 10 नंबर आए हैं, तो मैं सबका टोटल कर करके 10 से डिवाइड दे दूंगा क्योंकि 10 बच्चे हैं, और फिर वो एक एवरेज बता देगा लगभग सबके इतने हैं। तो जो पहली इकाई होगी, पहली शुरुआत होगी, उस पर क्या होगा, हमारा MC और ABC क्या होंगे, बराबर होंगे। वो देखो मैं आपको और एक समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो TC है, ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर अगर MC 10 है तो वो भी ABC भी 10 ही होगा। ABC 10 क्यों होगा, क्योंकि देखो कारण क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे अब अपन ने लिखा था कि 0, फिक्स्ड कॉस्ट 10 और वेरिएबल कॉस्ट भी 10, नहीं यहाँ पर 0 आ जाएगी, फिर एक वाले पे ये 10, यहाँ पर 10, ठीक है। अब यहाँ पर एक इकाई बढ़ाने के लिए आपने कितना करा, यहाँ पर एक इकाई बढ़ाने के लिए कितना हुआ आपका, 10 आया, ठीक है, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 10 आ गया। और जब यहाँ पर अब देखो ये हो गया, अब आप टोटल कॉस्ट पे आ जाओ, तो ये 10, ये 20, ठीक है, और ये अब आप मार्जिनल कॉस्ट पे आ जाओ, तो ये पहली तो 0 रहेगी, मतलब अपरिभाषित रहेगी, और ये पहली पे 20 में से 10 माइनस कर दो 10, तो मतलब जो पहली इकाई है उस पर VC जो है वो चाहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मान लो, और ये मार्जिनल कॉस्ट, दोनों बराबर है। प्रूफ हो गया। अतः दोनों अल्पकालीन सीमांत लागत और औसत परिवर्तित लागत एक ही बिंदु से शुरू होते हैं, तो इसलिए दोनों की शुरुआत एक जैसी है, इसलिए दोनों एक ही बिंदु से शुरू होंगे। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मार्जिनल कॉस्ट और ABC बिगिंस फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब एक ही बिंदु से दोनों की शुरुआत होती है, एक ही दोनों का ओरिजिन होता है, दोनों एक ही स्थान से निकलते हैं। फिर जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती जाती है, अल्पकालीन सीमांत लागत में गिरावट आती है। अब जैसे जैसे क्या होगा, निर्गत में वृद्धि होगी, मतलब क्या कह रहा है ये, आपका जब आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट इंक्रीज होने लग जाएगा, तो सीमांत लागत में गिरावट आने लग जाएगी, मार्जिनल जो कॉस्ट है वो आपका गिरने लग जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट क्यों गिर रही है, मैंने क्या कहा, 4 बच्चों को पढ़ाने पे 4000 का खर्चा आ रहा है, 50 बच्चे हो गए, टीचर की सैलरी 15000 कर दी, तो अब बताओ एक एक बच्चे पे कोई 1000 का खर्चा थोड़ी आ रहा है, अब तो कम आ रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट गिरती ही जाएगी। ये वक्र है, ये आपकी NCERT में भी है, ये औसत परिवर्ती लागत का है, ये अल्पकालीन सीमांत लागत का है, अल्पकालीन औसत लागत का है, परिवर्ती लागत का है। औसत परिवर्ती लागत, सीमांत लागतों का औसत लागत होने के कारण उसमें गिरावट आने लगती है, परंतु अल्पकालीन सीमांत लागत की तुलना में कम गिरावट आती है। देखिए अब क्या है, औसत परिवर्ती लागत में औसत लागत होने के कारण क्या उसमें भी गिरावट आने लग जाएगी, औसत जो लागत है वो भी कम होने लग जाएगी, परंतु अल्पकालीन सीमांत लागत की तुलना में कम गिरावट आती है। मतलब देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी गिरावट आएगी और मार्जिनल कॉस्ट में भी गिरावट आएगी, पर इसमें ज्यादा गिरावट आती है और इसमें कम गिरावट आती है। तब एक बिंदु के बाद अल्पकालीन सीमांत लागत में वृद्धि होने लगती है, औसत परिवर्तित लागत में निरंतर गिरावट आती है। तो अल्पकालीन सीमांत लागत में फिर क्या होगा, एक स्तर पर आकर के वृद्धि होने लग जाएगी, जैसे आपने देखा 4 के बाद लास्ट में 6 आ गया था, और औसत परिवर्तित लागत में निरंतर लगातार ही क्या है, गिरावट चलती रहती है। जब तक अल्पकालीन सीमांत लागत का मूल्य प्रचलित औसत परिवर्तित लागत के मूल्य की तुलना में कम रहता है। अल्पकालीन सीमांत लागत का जो मूल्य है, मतलब आप जो खर्चा कर रहे हैं वो औसत परिवर्तित लागत के मूल्य की तुलना में कम रहता है, मतलब मार्जिनल जो कॉस्ट है वो जब ज्यादा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम है, तब तक। एक बार जब अल्पकालीन सीमांत लागत में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो जाती है, इसका मूल्य औसत परिवर्तित लागत के मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है। एक सेकेंड, यहां पर जो मूल्य ज्यादा है वो किसका है, ABC का ज्यादा है। फिर ये क्या कह रहा है, अल्पकालीन सीमांत लागत में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो जाती है तो इसका मूल्य औसत परिवर्तित लागत के मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है, मतलब यहां पर फिर मार्जिनल कॉस्ट का मूल्य बढ़ जाएगा और ABC का गिर जाएगा, तब औसत परिवर्तित लागत वृद्धि आना आरंभ हो जाती है। अतः औसत परिवर्तित लागत का वक्र भी U आकार का ही होगा। जब तक औसत परिवर्तित लागत में गिरावट आती रहती है, अल्पकालीन सीमांत लागत को औसत परिवर्तित लागत की तुलना में आवश्यक रूप से कम होना ही चाहिए। जब औसत परिवर्तित लागत में गिरावट आएगी तब तक अल्पकालीन सीमांत लागत भी उससे कम ही होगा। जैसे जैसे औसत परिवर्तित लागत में वृद्धि होती है, अल्पकालीन सीमांत लागत को औसत परिवर्तित लागत की तुलना में आवश्यक रूप से अधिक होना ही चाहिए, मतलब सीमांत लागत को अधिक होना ही चाहिए। अतः अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तित लागत वक्र को नीचे से औसत परिवर्तित लागत के न्यूनतम पर बिंदु पर काटता है। तो अल्पकालीन सीमांत लागत जो वक्र है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व हमने बनाया है, औसत परिवर्तित लागत वक्र के
नीचे से औसत परिवर्ती लागत को काटता है, मतलब इस प्रकार से। ये अगर एबीसी हो जाएगा तो ये आपका एमसी का हो जाएगा, ठीक है, नीचे से काटता हुआ फिर वो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये जब मैं आपको रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा ना एसी में एमसी में, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आइए अब अल्पकालीन औसत लागत पर दृष्टि डालें। अब देखिए हमने एबीसी पढ़ा था अभी, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एसी, एवरेज कॉस्ट, जो कि ये एवरेज कॉस्ट किससे मिलकर के बन रही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एबीसी। ओके, अल्पकालीन औसत लागत औसत परिवर्ती लागत और औसत स्थिर लागत का जोड़ है, यही बात मैंने बताई आपको। औसत परिवर्ती लागत एबीसी और औसत स्थिर लागत एएफसी, इन दोनों का जोड़ है, इन दोनों का योग है। आरंभ में दोनों औसत परिवर्ती लागत तथा औसत स्थिर लागत में गिरावट आती है, जैसे निर्गत में वृद्धि होती है। अतः अल्पकालीन औसत लागत में आरंभ में गिरावट आती है। तो आरंभ में अगर देखें तो दोनों औसत परिवर्ती लागत तथा औसत स्थिर लागत दोनों में गिरावट आती है, जैसे कि निर्गत में वृद्धि होती जाएगी। ये बात अपन ने बताई है कि निर्गत बढ़ेगा तो गिरावट आएगी ही आएगी। एबीसी बढ़ने लगते हैं लेकिन एएफसी लगातार गिरती रहती है। अब एबीसी तो क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और एएफसी जो है वो लगातार, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो गिरती जाएगी। प्रारंभ में एएफसी में गिरावट आती है, ठीक है, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, औसत स्थिर लागत उसमें गिरावट आएगी और एबीसी की वृद्धि होगी, अपेक्षा अधिक होती है। और एसएसी अभी भी गिर रही है। एसएसी क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर है वो एवरेज कॉस्ट है, तो उसमें क्या है, गिरावट आएगी। परंतु उत्पादन के एक स्तर के पश्चात एबीसी में वृद्धि और एएफसी की गिरावट अपेक्षा अधिक है। ये सब आपको जब रिलेशनशिप पढ़ाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। इस बिंदु के बाद से आगे एसएससी बढ़ रहा है और एसएससी वक्र भी यू आकार का ही होगा, तो एवरेज कॉस्ट का भी जो वक्र बनेगा वो भी यू आकार का ही बनेगा। औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन सीमांत लागत की स्थिति के समान ही यहाँ पर भी, जब तक अल्पकालीन औसत लागत में गिरावट आती है, अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में अल्पकालीन सीमांत लागत कम होती है, तथा जब अल्पकालीन औसत लागत में वृद्धि होती है, अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में अल्पकालीन सीमांत लागत अधिक होती है, ठीक है। ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर अल्पकालीन औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में बताया है कि कब वो ज्यादा और कब वो कम होती है। इसके लिए आपको रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आपने रिलेशंस अच्छे से पढ़ लिए तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। काफी कुछ चीजें क्या होती है जो इंटरकनेक्शन वाली होती है, और इंटरकनेक्शन होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 1.5-2 घंटे का एक ही वीडियोस पे बना दें, तो गैप ले करके अब जो ये रिलेशन वाली चीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को अल्पकालीन औसत लागत के बिंदु पर नीचे से काटता है। क्या कहा है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र मतलब मार्जिनल कॉस्ट का जो वक्र है वो औसत जो लागत है, एवरेज कॉस्ट का वक्र है, उसको बिंदु पर नीचे से काटता है। ये अभी आपको ये वक्र देखिए, अब ये जो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, जैसे ये कुल लागत का है, ये कुल लागत का है, कुल लागत तो जो है वो 10 ऊपर से शुरू होती है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उसमें मिली हुई होती है। ये स्थिर लागत है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये परिवर्ती लागत का है, कुल परिवर्ती लागत, क्योंकि कुल परिवर्ती लागत में तो 0 मिलकर करके होता है। फिर ये देखिए औसत स्थिर लागत, तो ये औसत स्थिर लागत का है, और ये हमारा कुल परिवर्ती लागत का उसमें अलग से भी दिखा दिया, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्निंग शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।